हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज से हम लोग 50 डेज की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, 50 डेज 50 टॉपिक्स फॉर यूपी पीसीएस 2024। इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होगा वो आप समझिए। इसमें हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो यूपी पीसीएस के पिछले 15 साल के पेपर में हर बार रिपीट हुए हैं, और जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की सबसे अधिक संभावना है उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और केवल टॉपिक पढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं होगा, इसका उद्देश्य होगा कि आपको ये भी दिखाया जाए कि पिछले साल के पेपर्स किस तरह से यूपी पीसीएस में रिपीट होते हैं और उसको आपको समझाते हुए इस टॉपिक को पढ़ाया जाए। एक और ख़ास बात रहेगी इस सीरीज की, वो ये रहेगी कि इस सीरीज के सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स आएंगे 50 टॉपिक्स, वो कोशिश रहेगी कि मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियोज़ में आ जाए। मतलब सबसे कम समय में आपका बेटर रिवीजन कैसे हो उस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, 50 डेज 50 टॉपिक्स की इस सीरीज में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। 1857 की क्रांति से यूपी पीसीएस पे अब तक अनगिनत सवाल पूछे गए हैं। आप सबको पता होगा कि यूपी पीसीएस का मेंस भी पहले ऑब्जेक्टिव होता था, तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स प्लस पहले जो मेंस ऑब्जेक्टिव होता था वो दोनों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। मैं इन क्वेश्चंस का आपसे आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 8 मिनट 10 मिनट के वीडियो बीतने के बाद आप खुद ही फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे और इस आंसर, हर प्रश्न का आंसर देंगे आप। तो चलिए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है असर्शन एंड रीजन टाइप का। जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और दूसरा है द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, यहां से देखते हैं। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज। 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आपको यहां देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब। अब आप सोचते होंगे कि मिर्जा गालिब का प्रश्न मैं यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट में मिर्जा गालिब कहाँ से आ गए। तो मिर्जा गालिब वो पोएट थे, वो शायर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म आगरा में हुआ था, इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस पूछ चुका है। विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। मंगल पांडे किस जगह के विद्रोह से संबंधित थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी क्वेश्चन पूछा है। हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से 1857 के रिवॉल्ट का लीडरशिप संभाल रहे थे और उनसे संबंधित ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, जिसको गोली मारकर हत्या की थी मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज bestowed with the title of साहेब आलम बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम। ये सारे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में पिछले 10 सालों 15 सालों में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चंस देखिए, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहां से आपको समझना है कि किस लोकेशन से कौन सा लीडर था जो इस रिवॉल्ट की लीडरशिप संभाल रहा था। इस तरह के प्रश्न आए हैं। यहां पर देखिए 2 बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला असर्शन रीजन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रीजन है द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स of important states shield away from the struggle. Next question, Indians were assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1857. Victoria Declaration, Queen's Proclamation, आपने सुना होगा Queen's Proclamation 1857 के रिवॉल्ट के बाद जब 1858 में इलाहाबाद में हुआ, डिस्कस करने वाले हैं। Who wrote, it is difficult to avoid the conclusion that the so-called first national war of independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence. अब यहां से ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने, किस राइटर ने 1857 के रिवॉल्ट के नेचर के बारे में क्या कहा है, ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉन्सेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज एन इंडियन म्यूटिनी। British historians have described it as the War of Independence. It gave a death blow to the system of East Indian Company. It was for the improvement of administrative machinery in India. इन क्वेश्चंस को दिखाने का कारण ये था कि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस में लगातार पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। और यहाँ पर आपको जो स्लाइड में मैं लिखूंगा और जो मैंने यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगाई हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 1857 के बारे में कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि कॉज क्या था, 1857 के रिवॉल्ट के क्या कारण थे। तो इसमें अलग तरह के कारण थे। जैसे अगर आप पॉलिटिकल कॉज की बात करें
तो कुछ राजनीतिक कारण थे, खास तौर पे डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जो व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके अलावा आप कह सकते हैं वेलेजली की जो सहायक संधि थी, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस। उसके अलावा बहादुर शाह जफर के साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और फिर एक खास कारण था एनेक्सेशन ऑफ अवध। यूपी स्पेशल में भी आप पढ़ते हैं अवध का विलय जो है वो कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। आउटरम की रिपोर्ट थी कि अवध की जनता अवध के नवाब से खुश नहीं है और अवध की जनता चाह रही है कि अवध के नवाब को हटा दिया जाए, और अंग्रेज अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि अवध की जनता की जो बातें हैं उसको वो पालन करें और अवध के नवाब को हटा दें। इस आरोप में हटाया गया था। उसके अलावा कुछ और कारण थे, जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी आप कह सकते हैं। उसमें क्या था कि ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी कानून थे, जो ब्रिटिश के कानून थे, उनकी वजह से जनता में असंतोष था। उसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी भी कोई कद्र नहीं थी। फिर बात करें कुछ सोशल कॉज, तो कुछ सोशल कॉज भी थे और कुछ रिलीजियस कॉज भी थे, जैसे कि 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो इससे जो इसको मानने वाला समाज था वो ब्रिटिशर से के खिलाफ हो गया। उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत कर दी गई, विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में पास किया गया। ये भी एक कारण था कि लोग इससे असंतोष था लोगों के बीच में। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक कॉज थे। इकोनॉमिक कॉज में आर्थिक कारण क्या थे, तो वो ये था कि भारत के जो उद्योग थे उनका पतन हो रहा था, भारत में गरीबी और भुखमरी की स्थिति थी, अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और लूटपाट किया जा रहा था। सैन्य कारण ये था कि जो इसमें मिलिट्री कॉज है वो भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। सैन्य कारण ये था कि जो भारत में भारतीय सैनिक भारत की सेना में थे उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता था, उनको वेतन कम मिलता था, उनको जाति और धार्मिक चीज़ों को पहनने का अधिकार नहीं था। उसके अलावा उनके साथ प्रमोशन में भी भेदभाव किया जाता था। तात्कालिक कारण ये था कि 1856 में दिसंबर महीने में एक एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इस एनफील्ड राइफल की खासियत होती है कि इसका जो कार्टेज है उसमें ग्रीस लगा होता है और उसको काटना है दांत से काटने के बाद ही उसको आप यूज कर सकते हैं। और एक अफवाह फैल गई कि उसमें सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है, तो इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों ने इसका बाइकआउट किया था। ये तो कुछ कारण थे। इसके अलावा लेकिन एक चीज़ और है कि ये असफल भी था, खैर उसकी बात करेंगे। विद्रोह के कालानुक्रम समझते हैं। सबसे पहले 2 फरवरी 1857 बहरामपुर में विद्रोह होता है 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेट जो है वो है 29 मार्च 1857 का, और इसी को मानते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत यहाँ से भी हुई थी। यहाँ पर एक जगह है बैरकपुर, और बैरकपुर में जो सिपाही हैं उनका नाम है मंगल पांडे जो है वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में काम कर रहे थे, वहाँ पे उनकी नौकरी थी, और उनके द्वारा ही इस विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि फरवरी 1857 में बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। किसने किया? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया, ठीक है। उसके अलावा 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का युवा सिपाही मंगल पांडे ने इनकार कर दिया उस ग्रीस लगे कार्टेज का प्रयोग करने के लिए, और यहीं पर उन्होंने गोली चला दी एक यूरोपियन अधिकारी की, और उसकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से जो डेट आता है वो आता है 10 मई 1857। मेरठ से 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है, और 12 मई को ये जो 10 मई से चलते हैं और 11-12 मई को ये पहुंचते हैं दिल्ली, ठीक है। उसके अलावा 4 जून लखनऊ, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक बार, तो आप वहां पर भी समझिएगा, ठीक है। केवल 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुले रूप से 10 मई 1857 को भाग लिया था, ये आप याद रखिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट समझ में आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत की कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहली चीज कि इंग्लैंड का गुलाम था भारत, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे पार्मस्टन। तो प्रधानमंत्री का नाम भी आपसे पूछेगा। गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत का पहला वायसराय भी होगा। जब 1857 की लड़ाई समाप्त होगी तब भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय जो कंपनी का मुख्य सेनापति था उसका नाम याद रखिए जॉर्ज एनिसन, और 1857 के विद्रोह के समय सेना का जो मुख्य कार्यालय है वो शिमला है, और जब आपसे कभी पूछे कि इमरजेंसी कार्यालय किसको बनाया गया तो वो रहेगा इलाहाबाद को बनाया गया। इलाहाबाद ये इमरजेंसी कार्यालय था। उसके अलावा 1857 से पूर्व मुद्रित भूमिगत अखबार मेरठ से द मुफसलाइट, ये याद रखिएगा, निकलता था, जिसके संपादक थे जॉन लैंग,
1857 के समय भारत में जो सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर थे, और ये मुगल सम्राट थे, इनको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और मेरठ से जो लोग पहुँचे, जो भी क्रांतिकारी मेरठ से पहुँचे दिल्ली, उन्होंने जाकर यहाँ 1857 की क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया बहादुर शाह जफर को। 1857 में एक झंडा गीत की रचना हुई थी, जिसकी रचना अजीमुल्ला ने की थी। और 1857 के विद्रोह के समय आज़ाद पयामी एक क्रांतिकारी अखबार था, जिसके संपादक मियाँ बेदार बख्त थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये सेडेड है, सेडेड का मतलब है कि वो अंग्रेजी राज्य हैं। और 1857 की क्रांति का प्रतीक जो था, अगर आपसे पूछे कि सिंबल क्या था, तो जो सिंबल था वो था कमल का फूल, कमल का फूल और रोटी। ये सिंबल था 1857 की क्रांति का, तो ये भी आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय कई ऐसे भी रियासतें थी जिन्होंने साथ नहीं दिया, तो वो भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। 1857 की क्रांति जो है, उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, ये आपको पता है, और जो इमरजेंसी हेडक्वार्टर था वो इलाहाबाद था, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 1857 की क्रांति पर आधारित कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने लिखा। द ग्रेट रेबेलियन, ये अशोक मेहता की किताब है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार की किताब है। 1857 एसएन सेन ने लिखा। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स ने लिखा। और कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान ने लिखा। यहाँ पर आपको कुछ इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी हैं ये भी देखना है। आरसी मजूमदार और एसएन सेन का मानना था कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवॉल्ट नहीं है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी किताब है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। इसमें ये कहते हैं कि ना तो ये पहला था और ना तो ये कोई राष्ट्रीय वॉर था। वीडी सावरकर ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, इसको स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा, और इनकी किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ताराचंद ने कहा कि वॉर ऑफ नेशंस इंडिपेंडेंस। ये जरूर याद रखिएगा कि लॉरेंस और जॉन सीले, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि ये मियर सिपाही म्यूटिनी है, केवल सिपाही म्यूटिनी है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है, एक सिपाही विद्रोह है। जबकि जे.आर. होम्स का नाम आपको याद रखना है। जे.आर. होम्स ने कहा था कि अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, मतलब सभ्यता और असभ्यता के बीच में एक युद्ध था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, ये जे.आर. होम्स का मानना था। और आउटरम, जेम्स आउटरम, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का कुशासन के आरोप के तहत विलय किया गया ब्रिटिश सरकार में, उसने कहा था कि ये एक मोहम्मडन कॉन्स्पिरेंसी है, मुसलमानों की कॉन्स्पिरेंसी है, ए मोहम्मडन कॉन्स्पिरेंसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवियंसेस। और जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम का एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के तहत हिंदू मुस्लिम हटाना चाहते हैं जो ब्रिटिश सरकार है उसको। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि 1859 में एक किताब पब्लिश हुई थी, ये किताब आपको याद रखनी है। इस किताब को लिखा था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अपनी इस किताब में, इनकी किताब जो है उसका नाम भी आप याद रखिए, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद जो है 1859 में प्रकाशित हुई, और ये पहली किताब है जिसको कि इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया है, या भारत की जो भाषा है उसमें लिखा गया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और आप समझिएगा कि एक किताब थी जिस किताब का नाम था द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। यहाँ पर आपने पढ़ा है ना, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857, आरसी मजूमदार की किताब। इस किताब को स्वतंत्र रूप से 1957 में पब्लिश किया गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा। भारत सरकार ने आरसी मजूमदार को इतिहासकार बनाया था, सरकारी इतिहासकार बनाया था 1857 के लिए। बंगाल, देखिए इसमें क्या था कि सैनिकों का जो अनुपात था वो भी थोड़ा सा अलग था, तो बाद में पील कमीशन आया, और पील कमीशन के बारे में अगर आपसे पूछे कि पील कमीशन ने क्या किया, तो इसने मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में इसको लगाया गया था कि भारत में जो प्रशासनिक सुधार है, जो सैन्य व्यवस्था में सुधार है, उसके लिए ये आया था। 1857 की इस विद्रोह को बेंजामिन डिजरायली नामक एक व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखिएगा, बेंजामिन डिजरायली। और बेंजामिन डिजरायली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये कहना चाह रहे थे।
अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर, आरा में कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बागपत में शाहमल। यह समझिए, झांसी में जो लीडर हैं वो हैं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भी। 4 जून 1857 को यहाँ पे क्रांति शुरू हुई, 3 अप्रैल 1858 तक चली और ब्रिटिश दमनकारी, ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इसको दमन किया, इस क्रांति का, झांसी में, उसका नाम है सर ह्यूज रॉस। उसके अलावा दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, ये बहादुर शाह फर्स्ट होगा, सेकंड, हाँ सॉरी सेकंड होगा, गलत बोल दिया क्या मैंने, बहादुर शाह सेकंड होगा, बहादुर शाह जफर, बख्त खां, हाकिम हसन और उल्लाह फिरोज शाह, इनका नाम याद रखिएगा। ये लोग यहाँ पर लीडर थे दिल्ली में। और 11 मई 1857 को शुरू होता है दिल्ली में आंदोलन और 20 सितंबर 1857 तक चलता है। जनरल जॉन निकोलसन, हेनरी बर्नार्ड, लेफ्टिनेंट हडसन और विलबॉय, इन लोगों ने वहाँ पे दमन किया था। अवध की बात करें या लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल थी और उसके साथ साथ बिरजिस कादिर थे, इनका नाम याद रखिएगा, बिरजिस कादिर, ये लोग भूल जाते हैं। 4 जून 1857 को रिवॉल्ट शुरू हुआ, 21 मार्च 1858 तक चला और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। हेनरी लॉरेंस हैं, ब्रिगेडियर इंग्लिश हैं, हेनरी हैवलॉक हैं, कॉलिन कैंपबेल है, जेम्स आउटरम है, ये सारे लोग लखनऊ में इस आंदोलन को दबाने में, दमन करने में लगे हुए थे। कानपुर से जो प्रमुख हैं वो भी नाम याद रखिए। कानपुर से नाना साहब हैं, पेशवा, तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे, अजीमुल्ला नाना साहब के एडवाइज़र थे और इनको क्रांति दूत भी कहा जाता था। 5 जून 1857 से शुरू हुआ, 6 दिसंबर 1858 तक की क्रांति चली और यहाँ पर ह्यूज व्हीलर और कॉलिन कैंपबेल ने दमन किया। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे और जनरल नील ने दमन किया। असम में जो लीडर थे वो थे दीवान मनीराम दत्ता और जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह थे और 15 जुलाई से 20 जनवरी 1858 तक चला और विलियम टेलर ने वहाँ पे दमन किया था। ये कुछ प्रमुख लीडर थे। कुछ अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, 11 मई से विद्रोही दिल्ली से मेरठ से चले और 12 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाकर बहादुर शाह सेकंड को सम्राट घोषित किया और सारे कामकाज की वहीं से शुरुआत हुई और उनका नेतृत्व वहाँ पर उन्होंने संभाल लिया। इसके अलावा अलग अलग जगह पर भी चीज़ें हुई, वो भी हमने देखा। एक चीज़ और आपको याद रखना है, क्लेमेंसी रेजोल्यूशन क्या है? इसको क्षमा दान कहा जाता है और 31 जुलाई 1857 को ये प्रस्ताव लाया गया। तो 31 जुलाई 1857 डेट आप याद रखिएगा। इस दिन क्षमादान या फिर क्लेमेंसी रेजोल्यूशन लाया गया था और इसके तहत उन रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच में अंतर किया गया जिन्होंने विद्रोह किया था और अधिकारियों को मार डाला था। तो ये आप याद रखिएगा। अवध इन रिवॉल्ट नामक एक किताब है जिसको रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है। तो अवध इन रिवॉल्ट किताब रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है। रुद्रांशु मुखर्जी की किताब है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में भी नसीराबाद में ये हुई थी। अवध प्रांत जो है इसको सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक सैनिक अगर 1857 की क्रांति में कहीं से थे तो वो अवध से थे। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक सैनिक 1857 में अवध से थे। ठीक है। 1857 में राजस्थान में अहुआ नामक स्थान पर ठाकुर कौशल सिंह ने विद्रोह किया था और बेगम जीनत महल जो है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह की पत्नी थी और उनके साथ ही, बहादुर शाह के साथ ही, उनको रंगून निष्कासित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है और फिर वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और थे जो कि मैंने आपको लिखा। बिरजिस कादिर को जरूर याद रखिएगा। बिरजिस कादिर जो है वो हजरत महल के बेटे, उनको भी नवाब बाद में घोषित कर दिया गया था। ठीक। कानपुर में नाना साहब थे, उनको धोंदो पंत के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग है, ये भी आप याद रखिए। अवध से मानी, अभी आपसे बता ही दिया। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ चीज़ें और आप समझ लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था कब? 19 नवंबर 1835 को। 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म बनारस में हुआ। बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इनके जो विवाह होता है वो महाराज गंगाधर राव से होता है। गंगाधर राव से विवाह होता है और इनकी जो समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। ये भी आपको याद रखना है कि ग्वालियर में समाधि है इनकी। ठीक है। और इनकी मृत्यु पर ह्यूरोस जो था उसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है। स्लीपिंग में उन्होंने कहा था कि इस पूरे 1857 की क्रांति में जितने भी लोग लड़े उनमें मर्द अकेली यही है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए थे इसको आप कर पाते हैं कि नहीं। एक बार इसको आप पॉज करिए वीडियो और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए बस यहीं पर रखते हैं।